आपका जो तैयारी का अप्रोच होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, अगर आप उन सवालों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सवाल एक्चुअली में सोचने वाला है, चिंतन की मांग करता है। जिस सिचुएशन में अधिकतर आप लोग हैं, इसमें ये सेशन आपके लिए रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका क्या है? आपको एक दिशा दिखा सकता है ना, लेकिन उसकी यात्रा लिखना किसको पड़ेगा? मैं तो समझा सकता हूँ ना, लेकिन व्यक्त किसको करना है? आप ही को ना। जो लोग ज्योग्राफी का क्लास किए हों, उसमें पहले क्लास में क्या करते हैं? सिनॉप्सिस बनाते हैं, मतलब पहले क्लास में दायरा फिक्स करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताइए कितने लोग आप लोगों में से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके शुरुआती दौर में हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और तैयारी शुरू किए। अधिकतर आप लोग क्यों हैं? अच्छा, ठीक है। चलिए, मतलब शुरुआती दौर में हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, एक दो बातें आपके सामने रखें। जिस सिचुएशन में अधिकतर आप लोग हैं, इसमें ये सेशन आपके लिए रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीपीएस सही होना चाहिए। मतलब जो डायरेक्शन है, अगर वो सही हो गया तो बस चलना ही तो है। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो गया और चले, और 6 महीने के बाद समझ में आया कि गलत चले, तो इसका मतलब है कि उतना समय बर्बाद हो गया ना, वेस्ट हो गया। तो इस संदर्भ में ये सेशन आपके लिए एक कह सकते हैं कि एक इनर जीपीएस की तरह है। हमेशा आपको दिशाहीन होने से बचाएगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे फोकस रखेगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पार्टिकुलर टॉपिक को कैसे तैयार करना है, उसकी समझ बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शानदार सेशन है। क्लियर है? मैं आपके साथ भूगोल पे चर्चा करूंगा, ज्योग्राफी पे। ऐसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पे करना चाहिए चर्चा, बट 1 घंटे के समय में दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से समझ बना पाना मुश्किल काम है। तो आने वाले समय जब क्लासेस होंगी तो आपके साथ उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का हमारा फोकस होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि पर्यावरण का आधार भी ज्योग्राफी है ना। अब मैं आपके साथ चर्चा क्या करूंगा, मतलब फोकस क्या होगा। तो आपके लिए जो आप शुरुआती दौर में तैयारी के हैं, जरा सोचिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर पक्ष है वो क्या है, कि मुझे भूगोल पढ़ना चाहिए, लेकिन भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए? नहीं कि अगर यूपीएससी सवाल पूछता है, ABCD XYZ जो भी सवाल पूछ रहा है साल दर साल, वो सवाल हिट होना चाहिए, यानी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सवाल मुझसे होना चाहिए। पता चला कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भूगोल का पढ़ने का तरीका SSC वाला है, हमारे भूगोल को पढ़ने का तरीका वो है जो कि यूपीएससी सवाल ही नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि पढ़ने का नजरिया गड़बड़ हो जाएगा ना। हर एग्जाम का अपना एक डिमांड है, मतलब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं SSC है, SSC में सवाल पूछा जाएगा, SSC में जनरली जो सवाल पूछा जाएगा वो मेमोरी बेस्ड होगा। मेमोरी का मतलब है कि उसमें तर्क वर्क ज्यादा काम नहीं करेंगे। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यूपीएससी के अधिकतर सवाल उस समय सोचने वाले होंगे, सिचुएशनल होंगे या कॉन्सेप्चुअल नेचर के होंगे। तो आपका जो तैयारी का अप्रोच होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, अगर आप उन सवालों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सवाल एक्चुअली में सोचने वाला है, चिंतन की मांग करता है। उस समय आपके एप्लीकेशन की मांग करता है। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप ए सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। ग्रुप ए का मतलब क्या हो गया कि जिस पद पे आप होंगे, जिस भी मंत्रालय में आप होंगे, उसमें जो आप निर्णय लेंगे, पूरा मंत्रालय उस निर्णय को फॉलो करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है आप कैसे होने चाहिए? थिंकिंग बीइंग होने चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सोच सकता है, निर्णय लेने की क्षमता होगी। तो आपकी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए? किसी भी तर्क या लॉजिक तक पहुंचना। तो यूपीएससी ऐसे तार्किक और लॉजिकल सवाल खूब सारे पूछेगा आपसे, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है? इस एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट सेक्शन ऑफिसर नहीं है कि ऊपर से एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में 10 पॉइंट लिखे, उस 10 पॉइंट को मेमोराइज कर लिया, और मेमोराइज करने के बाद उस सेक्शन ऑफिसर का मेन ड्यूटी ये होगा कि जो भी फाइल आए, उस फाइल में वो 10 बातों के अनुरूप अगर वो खड़ा हो तो उस फाइल को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो उस फाइल को रोक देगा। तो उसके लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि उसको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो फाइल बनाया गया है वो फाइल लॉजिकल है कि नहीं है, संवैधानिक है कि नहीं है, सबके अधिकारों को सुरक्षित रखता है कि नहीं है। ये सब कुछ बहुत मतलब गहन बातों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो फाइल आप बनाएंगे और उसको फॉलो कोई और कर रहा होगा, तो फाइल बनाते समय कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, है ना, सभी पक्षों का ध्यान रखा जाए, ये एक चिंतन का विषय है। तो यूपीएससी से सवाल भी आपसे खूब सारे पूछेगा।
preparation is not just about reading books or watching online lectures. It requires personal guidance, real discussions, and structured practice. This is where offline mentoring makes all the difference. Unlike online learning, where doubts often remain unresolved, offline mentoring offers direct interaction, real-time feedback, and an environment of discipline and competition. One-to-one sessions help students get tailored advice, strategy corrections, and focused improvement. Every aspirant has different strengths and weaknesses. Personal mentoring helps address them effectively. Ground discussions sharpen analytical thinking and help students develop a multi-dimensional perspective on issues crucial for prelims, mains, and interview. Elocution sessions help in personality development, clarity of thought, and confidence, essential for UPSC interviews. Test writing is the most crucial part of UPSC preparation. It helps in time management, structuring answers, and improving content quality. Offline mentoring is not just about teaching, it's about grooming future officers with the right guidance, discipline, and confidence. So if you are preparing for UPSC, make sure you have the right mentor by your side. अब अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा तो सवाल का एक दायरा होगा ना, है कि नहीं? अगर सवाल पूछेगा तो ऐसा सिक्सर तो नहीं मारेगा ना। मतलब कहने का मतलब है कि एक दायरा होगा, उस दायरे में कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स से लेकर के वो सवाल पूछेगा। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पक्ष क्या चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस अच्छे से मालूम है, सिलेबस की बारीकी अच्छे से मालूम है, तो उसका मतलब है कि आपको पता है कि करना क्या है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में बगल में कौन सा देश है, म्यांमार, है ना? म्यांमार में भूकंप आया। तो अगर मान लीजिए कि भूकंप आया तो भूकंप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, हम कहाँ पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में। अब सवाल है कि यार भूकंप में पढ़ें क्या? सिलेबस। मान लीजिए कि भूकंप का सिलेबस या भूकंप का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी में दिया गया है, लेकिन यार भूकंप का मतलब क्या है? यूपीएससी ने लिख दिया कि आपको भूकंप पढ़ना है, यूपीएससी ने सिलेबस में लिख दिया कि आपको भूकंप पढ़ना है, लेकिन भूकंप में क्या पढ़ना है ये उसकी बारीकी हो गई। जैसे भूकंप में कुछ तरंगे हो सकती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ऐसा कुछ तरंग हो सकता है, संभवतः सुने होंगे। तो आपको पी, एस और एल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब अगर भूकंप आएगा तो क्या दुनिया के कुछ क्षेत्रों में आ सकता है कि सभी जगह आता है? कुछ पार्टिकुलर क्षेत्रों में आता है, तो उसके पीछे कुछ तर्क होंगे, कुछ लॉजिक होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, भूकंप आने के कारण क्या क्या है, और उसका भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में वितरण इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं, दुनिया में कहाँ है ना, म्यांमार में आया तो क्यों आया, उसके पीछे का तर्क क्या है। तो भूकंप का कारण समझना पड़ेगा, भूकंप का वितरण समझना पड़ेगा, है कि नहीं, भूकंप का प्रभाव समझना पड़ेगा, और इस आपदा को साधने की कुछ रणनीतियां करनी पड़ेंगी। इतना कर लेंगे तो भूकंप में कुछ बचेगा? समझ रहे हैं? भूकंप का कारण क्या है ना, हो सकता है। भूकंप का वितरण क्या है, भारत के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वितरण क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, ABCD XYZ जो भी प्रभाव हो, और इसको साधने के लिए क्या कोई रणनीति है, कोई समाधान है, क्या दुनिया में कुछ रिसर्च चल रहा है तो उसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। इतना अगर कर लेंगे तो आने वाले समय में भूकंप पे जो भी सवाल पूछेगा वो आपके दायरे में होगा। ये सिलेबस है फॉर एग्जाम्पल भूकंप का। यानी कि हमको हर सब्जेक्ट का माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक के दायरे क्या है, उन दायरों की बाउंड्री सेट किए और फिर एक एक चीज उसका तैयार कर लिए। तो भूकंप हो गया, मान लेते हैं कहीं पर ज्वालामुखी आया तो ज्वालामुखी का भी एक दायरा सेट करना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक चीजों को बारीकी से तैयार किए। ऐसे ही एक एक करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये पॉइंट ये है कि भूगोल में हमको एक चीज क्या अच्छे से करना चाहिए, ये ABCD XYZ जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें करना क्या चाहिए, सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, सपोज करिए कि सिलेबस ही नहीं मालूम है, तो पता है कि चलना क्या है। जैसे भूगोल है, हमको भूगोल पढ़ना है और हमको उसका सिलेबस नहीं मालूम है ना, तो हमने 4 टॉपिक तैयार किए, हमको लगा भूगोल हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा संकट की स्थिति होगी। मान लेते हैं कि हमको सिलेबस मालूम है लेकिन उसकी बारीकियों पे हम लोगों ने काम नहीं किया, भूकंप का एक हिस्सा छूट गया, जैसे हमने भूकंप किया लेकिन वितरण नहीं किया सपोज करें, तो पता चला कि अगले साल यूपीएससी ने वितरण पे सवाल पूछ लिया। एक क्या था, कमी रह गई, एक आयाम पे हमने सोचा ही नहीं। तो हमको क्या करना है, हर टॉपिक का माइक्रो एनालिसिस करना है कि क्या हो सकता है, उसका दायरा फिक्स करना है और दायरा फिक्स करने के बाद उस पर आगे बढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे जो क्लास में होंगे उनको पता होगा
कि जब भी हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, कोई भी एक टॉपिक शुरू करते हैं, तो पहले पन्ने में हम क्या करते हैं, पहले पन्ने में उसका सिलेबस रखते हैं कि भूकंप में हमको पढ़ना क्या है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, भूकंप का कारण क्या है, अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षित सीमा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम पहले वो दायरा फिक्स करते हैं और फिर एक एक टॉपिक पिक करते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, उसमें जो भी बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिर ऐसा करते 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 भूकंप कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हम फिर कहते हैं कि अब आप फ्री हैं, जा करके कोई भी भूकंप वाला सवाल करिए और देखिए कि वो सवाल हो रहा है कि नहीं। तो जब हमने दायरे के अंदर सारी चीजें कर ली हैं तो सवाल होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। और अगर आपने माइक्रो एनालिसिस नहीं किया, विभिन्न आयामों पे नहीं सोचा, उस पर तैयार नहीं किया, तो जब भूकंप का सवाल आएगा तो आप सोचेंगे कि इसमें नवीनता है, यानी कि मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में संकट की स्थिति हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है आपके सिलेबस में तो वो है सिलेबस। अगर इस यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष अगर कोई है तो सिलेबस। जरा सोचिए, एक सिलेबस का इंपॉर्टेंस और आपको बताते हैं। जैसे कई बार मैं क्लास में ये बात कहता हूं कि यूपीएससी कहेगा कि कोई भी फलाना फलाना चीज हुआ तो उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे मान लेते हैं भूकंप है, अगर भूकंप अगर आता है तो क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं, और जितने भी प्रभाव होंगे नेगेटिव ही होगा, मुख्यतः त्रासदी लेकर के आएगा। तो क्या सांस्कृतिक रूप से कुछ बिल्डिंग्स को तहस नहस कर सकता है, तो उसके सांस्कृतिक रूप से नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं, है ना। क्या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रभाव हो सकता है, क्या आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभाव हो सकता है, क्या सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभाव हो सकता है, हो सकता है। दुनिया के किसी हिस्से में क्या क्या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी क्रिएट कर सकता है। अगर लार्ज स्केल पे हो और वो देश उसको हैंडल ना कर पाए तो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी क्रिएट कर सकता है, हो सकता है ऐसा, है ना। क्या इसको और दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या एक इथिकल चैलेंज भी है दुनिया की सरकारों के लिए। इथिकल चैलेंज का मतलब है कि बच्चे, बूढ़े, जो विभिन्न कम्युनिटी है, उसके प्रति एक सरकार का दायित्व है, जिसको कई बार हम अपनी भाषा में, है ना, डीपीएसपी या कहते हैं ना, सरकार के नीति निर्देशक तत्व। तो जब भी ऐसे संकट की स्थिति आती है तो राज्य के दायरा फैलना चाहिए, राज्य की भूमिका बढ़नी चाहिए। तो वैसी स्थिति में कई बार इथिकल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो जरा सोचिए कि क्या ऐसा आंसर, प्रभाव वाला जो आंसर है, अगर वो लिखना पड़े तो क्या यूपीएससी का सिलेबस काम आएगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस अच्छे से मालूम है, पॉलिटी का सिलेबस अच्छे से मालूम है ना, ज्योग्राफी का सिलेबस अच्छे से मालूम है, सोशल इश्यूज का सिलेबस अच्छे से मालूम है, आईआर का सिलेबस अच्छे से मालूम है, साइंस एंड टेक का सिलेबस और इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत है, तो क्या विभिन्न आयामों से सोचा जा सकता है कि नहीं। तो क्या सिलेबस आपको मदद करेगा एक अच्छा आंसर लिखने में। तो जितनी बारीकी के साथ आपको सिलेबस की समझ होगी, उतनी बारीकी से आप उसके प्रभाव का एनालिसिस कर सकते हैं। जब आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस ही नहीं पता होगा तो प्रभाव का एनालिसिस करते समय वो आयाम आपके दिमाग में ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि सिलेबस एक महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। आपका क्लैरिटी होना चाहिए सिलेबस को लेकर के। तो मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। दूसरा, अगर हमने सिलेबस कर लिया तो एक एक करके हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्लास में, और टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो टॉपिक कंप्लीट करने का पर्पस क्या है, सवाल होने चाहिए। नहीं तो पता चला कि पढ़े जा रहे हैं, सवाल ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो पर्पस क्या हो गया, डिफीट हो गया कि नहीं। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष क्या है, दूसरा ये समझना कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस है हमारा, ये टॉपिक पढ़ लिए, तो यूपीएससी इस टॉपिक से किस किस प्रकार के सवाल पूछता है, नहीं, इसकी समझ होनी चाहिए, ताकि मेरे पढ़ने का तरीका क्या हो, किस प्रकार का सवाल है, फैक्ट बेस्ड सवाल ज्यादा पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछ रहा है, किस प्रकार के सवाल है। तो अगर हम सवाल की प्रकृति, यानी कि 8-10 सालों का क्वेश्चन देख लें और क्वेश्चंस देखने के बाद हमको समझ में आए कि यार सवालों की प्रकृति कुछ ऐसी है, तो पढ़ते समय हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सवालों के अनुरूप होना चाहिए कि नहीं, कि अगर इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है तो मेरे पढ़ने का नजरिया इस टॉपिक को लेकर के ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा ना कि इस टॉपिक में मुझे ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, इस तरह से मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो दूसरा हिस्सा क्या हो गया, क्वेश्चन का नेचर, जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर लिखने हैं, है कि नहीं। अगर मुख्य परीक्षा में जाएं तो आंसर लिखना है कि नहीं। टोटल कितने पेपर हैं जीएस के? जीएस के टोटल कितने पेपर हैं? 4 हैं। और एक पेपर कितने नंबर का है? तो 4 पेपर कितने नंबर के हो गए? तो टोटल मार्क्स कितना है मेंस का? 1000 तो हो गया जीएस का। उसके अलावा क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका नंबर कितना है? तो 1500 हो गए। उसके अलावा
एक ऐसे का पेपर है तो 1750 नंबर हो गए। तो 1750 नंबर के अलावा लिखित रूप से कोई और नंबर है? बाकी तो क्वालिफाइंग ही है, हिंदी इंग्लिश वाला पेपर। तो कुल मिलाकर जो आपकी कलम की ताकत निर्धारित करेगी उस दिन के आप कितना अंक अर्जित करेंगे वो है 1750 नंबर। और इंटरव्यू के कितने नंबर हैं? 275 कि 250? तो टोटल कितने हो गए? 2025। इस 2025 में से 85% वेटेज, 85% वजन आपके लिखने का है। नहीं, रैंक 1 आएगा, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, या लिस्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब आप ही तय कर रहे हैं कि नहीं? तो कहते हैं ना अहम ब्रह्मामि, जो हम हैं सब हैं। तो ये जो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब आप ही में है, बाहर कुछ नहीं है, जो है सब आप ही में है। अब आप ही को मंथन करना है, आप ही को उसको निकालना है। तो जरा सोच के देखिए कि अगर आपको सिलेबस अच्छे से मालूम है ना, आपको क्वेश्चंस का नेचर मालूम है, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अगला रास्ता कितना आसान है, प्रैक्टिस ही तो करना है ना। प्रैक्टिस करना है कि मतलब मुझे आंसर राइटिंग करना है, मुझे प्रारंभिक परीक्षा के सवाल करने हैं। तो जितना बेहतर तरीके से आप उसमें काम कर पाएंगे उतनी शानदार स्थिति में होंगे। मैं कई बार क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए सब आप ही में है, विश्वास करिए सब आप ही में है। जो करना है बस आपको दिशा ही की जरूरत है, विश्वास करिए सब एक डायरेक्शन चाहिए और तय समय में चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। एक शिक्षक की भूमिका क्या है, आपको एक दिशा दिखा सकता है ना, लेकिन उसकी यात्रा लिखना किसको पड़ेगा? मैं तो समझा सकता हूं ना, लेकिन व्यक्त किसको करना है? आप ही को ना। तो जितना आप व्यक्त करेंगे उतने शानदार होते जाएंगे कि नहीं? नहीं तो मैं कितना भी प्लेट टेक्टोनिक समझाता रह जाऊं, कितना भी भूकंप ज्वालामुखी करता रह जाऊं यहाँ पर, है ना, कि ये भूकंप होता है, ये ज्वालामुखी होता है, और आप सोच रहे हैं कि हाँ हाँ ये होता है ये होता है, मैं लिख दूंगा जाके उस दिन। तो जरा सोच के देखिए कि आंसर राइटिंग एक स्किल है ना। जब आप उस पर काम करेंगे तभी होगा। मैं कितना भी समझाता रहूं, लेकिन 150 शब्दों और 250 शब्दों का आंसर लिखना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 4000 शब्द फायर करना उस दिन 180 मिनट में, ये चुनौती है। क्लियर है? अगर मैं आपको पूरा दिन दे दूं कि आप 20 आंसर को लिखिए आराम आराम से सोच करके, तो शायद आप 6 घंटे 10 घंटे में उसका आंसर और अच्छा लिखेंगे। लेकिन मैं कहूं कि रिएक्शन टाइम कम है, 9 मिनट है कुल मिलाकर के, मतलब औसतन लगा ले तो 9 मिनट में आपको एक आंसर लिखना है। क्लियर है? और बिना रुके बिना थके 3 घंटे तक लगातार 20 आंसर लिखने हैं, और कुल मिलाकर के 4000 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये जो हाथ है ना थर थर कांपता है लास्ट में, जब 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं ना 3 घंटे के बाद, तो इसका स्टेमिना नहीं होता है। अभी आपको लग रहा है ना मेरा हाथ है, ये आपका हाथ आप ही का साथ नहीं देगा। जब इसको मेहनत कराएंगे ना 2-2.5 घंटे के बाद, तो करके देखिएगा कभी, जो एक आंसर आपको आता हो ना उसी को 20 बार लिखिए लगातार 3 घंटे, और देखिए कि 20 बार लिख भी पा रहे हैं कि नहीं आता हुआ चीज। तो आपको रियलाइज होगा कि जो आता है ना उसको भी 20 बार नहीं लिख पाएंगे 3 घंटे में। ऐसे डिस्को करेगा, विश्वास करिए करेगा, करके देखिए आप। नहीं विश्वास है तो करके देखिए। तो इसके स्टेमिना पे काम करना पड़ेगा। ये दिमाग जो है ना, ये घोड़े की गति से चल रहा होगा और ये कहेगा थम जाओ थम जाओ, क्यों? इसका स्टेमिना नहीं है। तो आपको इस माइंड को और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ेगा कि जिस गति से ये दौड़ रहा है उस गति से ये दौड़े। ये तो थकेगा नहीं 3 घंटे तक, ये बेचारा थक जाएगा। तो इसको समझा समझा के बहला फुसला करके 3 घंटे काम चलाना है। और एक दिन में एक पेपर लिखना है कि 2 पेपर लिखना है? तो जरा सोचिए, बीच में 1-1.5 घंटे का गैप, 2 घंटे का, उसके बाद फिर बेचारा जोत दिया जाएगा 3 घंटे के लिए। और जरा सोच करके देखिए क्या स्थिति होगी। तो सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पक्ष ये भी है कि हमको सिलेबस मालूम होना चाहिए, हमको क्वेश्चंस की प्रकृति मालूम होनी चाहिए, हमको उस पर लगातार प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। क्वेश्चन की प्रकृति समझ गए तो ये नहीं कि हम क्वेश्चन की प्रकृति समझ गए अब तो हो गया, समझ गया हूं कि क्या पूछता है। आप समझ गए क्या पूछता है, लेकिन जब लिखने के लिए बोलेगा फिर, है ना, उस स्थिति में आपका मेहनत आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। तीसरा कि अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, जो भी बातें आपके सामने रखे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें ऐड कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि सारा भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आप ही में है, अहम ब्रह्मामि। तो जरा ये बताइए कि क्या दूध में मलाई होता है? दूध में मलाई होता है? क्या मलाई से घी बनता है? और घी में पूड़ी बना सकते हैं? तो क्या दूध में पूड़ी छान ले? दूध में पूड़ी छनेगा क्या? घी निकालना पड़ेगा ना। तो समझ लीजिए कि मक्खन निकालना पड़ेगा, यानी कि जो भूगोल आपके अंदर छुपा हुआ है ना कहीं पर, है ना, उस बाल मन में कहीं पर कुरेद रहा होगा, उसको आपको मंथन करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तब जाकर के वो स्थिति बनेगी। या कुछ दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि मेहंदी होता है ना, मेहंदी, मेहंदी का पेड़ होता है कि नहीं होता है? पत्ता तोड़े,
पत्ता तोड़ेंगे तो लाल रंग लग जाएगा क्या? जब तक वो पिसा नहीं जाएगा तब तक जीवन में रंग नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको भी पिसना पड़ेगा। बिना पिसे सोचेंगे कि भूगोल आ जाएगा, कैसे आएगा? ये इकॉनमी आ जाएगा? नहीं। क्लियर है? यानी कि रंग है उसमें, आपके जीवन में तभी भरेगा जब आप उसके साथ लड़ेंगे, जूझेंगे, पिसेंगे। यानी कि न जाने कितनी रातें आपको जगना पड़ेगा, न जाने कितने आवर्स जिंदगी का उसको देंगे, तब जाके वो मेहंदी वाला रंग चढ़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। और मेहंदी वाला रंग मतलब शादी तभी होगा जब सिलेक्शन होगा, वैसे भी सोच लीजिए, है कि नहीं? तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पक्ष है इस प्रिपरेशन का, वो सिलेबस के साथ साथ जो दूसरा पक्ष है, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन के नेचर मालूम होने चाहिए, तीसरा दोनों पता चल गया हमको, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ा कहाँ से जाए, है कि नहीं? ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि पता चला कि एक किताब उठाए पढ़ने के लिए, फिर वो बत्रा के पीछे चाय अच्छा बनाता है ना? अब ये गए थे हम वहाँ पर, तो कहा कि सर चलिए चाय पिला के लाते हैं, बढ़िया चाय बनाता है। मन नहीं था, लेकिन हम कहे कि यार 37-40 डिग्री का टेम्परेचर, क्या ही चाय पिए, लेकिन भाव ऐसा था कि चले गए। अब मान लेते हैं, सपोज करिए पॉइंट ये है कि बत्रा पे चाय पी रहे हैं, किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो भूगोल में, तो आपने बताया फलाना फलाना किताब, फिर उसने कुछ अपना ज्ञान दिया, कहा कि यार ये वाला सवाल ना उस किताब से आया था। अब आप हो गए कंफ्यूज, उसने तो बाउंसर मार के चला गया वो, है ना? उसने तो बस थोड़ा सा आपको छेड़ दिया, ऐसा समझ लीजिए कि दिमाग में ना दुविधा क्रिएट कर दिया, है ना? उसने कहा कि यार ये किताब बढ़िया है, ये क्या किस किताब में पढ़े हुए? तो पता चला कि 4-5 महीने से उस किताब पे मेहनत कर रहे थे, लगभग एक बार पढ़ लिए थे, लेकिन उसके बाद में आकर के हमने क्या किया, दूसरी किताब बदल दी। क्लियर है? फिर उसी बत्रा के पास 6 महीने के बाद पहुंचे चाय पीने के लिए, उसने कहा यार ये वाली किताब बढ़िया नहीं, एक नई किताब आई है। क्लियर है? फिर वही किताब दूसरी। तो यानी कि पूरे भूगोल पे पूरे साल भर एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जरा सोचिए कि पहले एक किताब पढ़े, फिर दूसरी किताब पढ़े, फिर तीसरी किताब पढ़े, हर किताब में 80 से 85% हो सकता है कि सेम हो, अगर अच्छा किताब हुआ तो। बार बार आपने बदला, तो जरा सोचिए कि जब एक किताब हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी भाषा समझ में आ गई, उसका कंटेंट समझ में आ गया, अब अगर मैं उसको दूसरी बार पढ़ता ना, तो पहली बार की तुलना में 50% 60% समय कम लगता। तीसरी बार पढ़ता तो सिर्फ 10-15% या 20% ही कुल समय लगता पहली बार की तुलना में, और मेरा तीसरा रिवीजन हो जाता। लेकिन पहली बार नई किताब पढ़े, दूसरी बार नई किताब, और फिर तीसरी बार भी नई किताब पढ़े, समय लगभग उतना ही लगा, पूरा साल केवल भूगोल भूगोल के एक्सपेरिमेंट में खत्म हो गया। क्लियर है? इसलिए स्तरीय किताबों की समझ होनी चाहिए, ताकि दिग्भ्रमित ना हो। पता है कि ये करना है, लेकिन किससे करना है ये नहीं पता है। समझ रहे हैं? नहीं तो उसमें क्या होगा कि हर समय, तो एक बार जैसे आज जो आपको कुछ समझ बनेगी 3-4 सब्जेक्ट्स की, तो उसमें जो मटेरियल पता चलेगा, तो ऐसा समझ लीजिएगा कि उन मटेरियल पे मुझे अगले कुछ 2-3 सालों तक लगातार काम करना है। क्लियर है? जैसे इस साल पूरा काम करेंगे तो अगले साल प्रारंभिक परीक्षा, फिर 6 महीने, मान लेते हैं कि आज से लगभग 1.5 साल के बाद मेरा मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, और उसके भी 3-4 महीने के बाद फिर इंटरव्यू होगा, तो आपको फिर सारे सिलेबस को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगले 2 साल, मतलब आज से प्रीलिम्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस, और जब तक इंटरव्यू होगा तब तक लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। इस 2 सालों तक मैं एक बार एक किताब चूज करूंगा, और अगले 2 सालों तक 4 से 5 बार उसी को पढ़ता रहूंगा। क्लियर है? अगर मैंने इस रास्ते में बीच बीच में ट्रैक बदला, तो ये 2 साल 4 साल हो जाएगा। क्लियर है? या हो सकता है कि उस कंफ्यूजन में शायद आप अपना आत्मविश्वास ही खो दें, क्योंकि बार बार एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। हो सकता है कि आपने भूगोल लगभग कर लिया था, अब आप दूसरी किताब पढ़ने की जगह उसकी जगह पॉलिटी पढ़ लेते शायद, तो शायद पॉलिटी स्ट्रांग हो जाता। शायद करंट अफेयर्स में इतना काम कर लेते तो शायद करंट अफेयर्स में एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते। तो आपको बार बार सोर्स बदलना नहीं है, एक बार सोर्स को साधना है, और उसके बाद बार बार उसी किताब को पढ़ना है। इसलिए रिसोर्स का, यानी कि कहाँ से पढ़ना है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा, बत्रा पे चाय पीते पीते कोई ना कोई कंफ्यूज करता रहेगा आपको, और कंफ्यूज होते रहेंगे तो उसमें क्या होगा। और बहुत सारे लोग आनंद लेते हैं, विश्वास करिए, वो अगर समझ जाएंगे ना कि आपका माइंड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, तो वो थोड़ा सा और इंजॉय करते हुए, यार वो किताब अच्छी थी, आप सोचते रहेंगे कि क्या शायद मैं गलत किताब से पढ़ रहा हूँ। क्लियर है? तो एक बार आप सोच लिए कि सर ने ऐसा कहा था, जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा ना एक बार, है ना, अच्छे से पढ़ करके, जब तक मैं इससे एग्जाम नहीं दूंगा तब तक स्वीकार नहीं करूंगा कि ठीक सोर्स नहीं। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। क्लियर है? तो तीसरा ये चीज है जिस पे रिसोर्स पे काम करना है। और अगर एक और पक्ष की बात करें कि ये 3-4 आयाम है जिसमें मुझे काम करने की जरूरत है, और
थोड़ा बहुत और कुछ सजेशंस आपके लिए रहेगा कि कुछ और क्या किया जाए, कैसे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। इन 3-4 चीज़ों पे आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यूपीएससी का सिलेबस है। यूपीएससी का सिलेबस जो है, नोटिफिकेशन आने वाला है, क्लियर है? नहीं मतलब अगले साल के लिए, तो अभी बहुत समय है आपके लिए। तो जब नोटिफिकेशन आएगा ना यूपीएससी का, तो उस नोटिफिकेशन के लिए यूपीएससी ना सिलेबस देगा। यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें सिलेबस होगा। एक लिखा होगा प्रीलिम्स और एक लिखा होगा मेंस। प्रीलिम्स के सिलेबस में तो कुछ नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा एक लाइन में, भारत तथा विश्व का भूगोल, भारत तथा विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। यानी कि भूगोल 3 है, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक। यूपीएससी कह रहा है कि यहां से सवाल पूछूंगा, तो ये वो नहीं है बूझो तो जाने। प्राकृतिक का मतलब बूझो तो जाने, सामाजिक का मतलब बूझो तो जाने, और आर्थिक का मतलब बूझो तो जाने। यही कह रहा है ना। और क्या कह रहा है, बुझावल क्या खेल रहा है, भारत और विश्व का प्राकृतिक, भारत और विश्व का सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक। करते रहिए, है कि नहीं? क्लियर नहीं किया ना? लेकिन उसी नोटिफिकेशन में थोड़ा डिटेल से बताता है। मेंस एग्जामिनेशन जहां मुख्य परीक्षा लिखा होगा वहां लिखा होगा। अब इसमें लिखा क्या है देखिए, भारत के या विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। और यहां पर भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं में भौतिक भूगोल का मतलब क्या, भौतिक भूगोल का क्या मतलब है, लिखा है ना, भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। समझ रहे? भौतिक भूगोल का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान, भौतिक भूगोल का मतलब होता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान या जलवायु का भूगोल, और तीसरा होता है समुद्री भूगोल। भू आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, करते रहिए, है ना। तो भू आकृति भूगोल के बारे में नहीं बताता है, लेकिन मतलब उसकी बारीकी से समझ होनी चाहिए। जलवायु के बारे में कहीं पर भी विस्तार से चर्चा नहीं है, लेकिन जलवायु एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल का अगर पेपर देखें, अगर एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें से 10 सवाल लगभग केवल और केवल एक सेक्शन से थे, जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी, या हम कह सकते हैं जलवायु भूगोल। और यहाँ पर जलवायु भूगोल में देखिए क्या लिखा है, चक्रवात। तो क्या जलवायु का मतलब केवल चक्रवात ही होता है? क्लियर है? यानी कि यूपीएससी ने बस सिलेबस इंडिकेटिव नेचर का दिया है, इंडिकेट कर दिया है कि मैं इससे पूछूंगा, लेकिन इसकी बारीकी में आपको उतरना पड़ेगा, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं भू आकृति विज्ञान की बात करूं, तो भू आकृति विज्ञान में बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। जैसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पृथ्वी कैसे बना, है ना, वो भी भू आकृति है। क्या नदियां विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बना सकती हैं? क्या महासागरीय लहरें बना सकती हैं तटीय क्षेत्रों में, है ना? क्या पवनें मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थलाकृति के निर्माण में भूमिका निभा सकती हैं? क्या ठंडे इलाके में जब ग्लेशियर चलेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या ढाल के कारण, तो रास्ते में जो भी आएगा कुरेदेगा, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां अप्रदनात्मक निक्षेपात्मक बनाएगा? यूपीएससी ने बोला नहीं है ये कहीं पर भी, लेकिन पूछेगा भू आकृति विशेषताएं हैं, तो एक ये टॉपिक होना चाहिए हमारा। क्या दुनिया भर में पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं? पर्वतों में भी विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, वलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, उसमें भी अवशिष्ट है, पुराने पर्वत है, नवीन पर्वत है, तो पूछेगा ये टॉपिक। पूछता है पर्वत बने कैसे, उसके पीछे कोई सिद्धांत होगा, है ना, वो भी भू आकृति का सिद्धांत ही हो जाएगा। उसमें एक वैगनर का सिद्धांत है, एक प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी ने कहीं पर भी नहीं लिखा है प्लेट टेक्टोनिक, कहीं पर भी नहीं लिखा है वैगनर का सिद्धांत, बस लिख दिया कहीं पर भूकंप, लिख दिया है ज्वालामुखी, है ना, या ऐसी कुछ बातें लिखा है। इसमें देखें पर्वत निर्माण के बारे में कहा है कहीं पर, और देखेंगे आगे, देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में पर्वत के बारे में कई बार सवाल पूछा है। लेकिन बस अगर आप केवल इन शब्दों के साथ जाएंगे तो विश्वास करिए यूपीएससी कहेगा कि मैंने तो कहा था भौतिक भूगोल से सवाल पूछूंगा। तो जब भौतिक भूगोल से आप सवाल पूछेंगे तो भूकंप जब भौतिक है तो पर्वत भी तो भौतिक है, क्यों नहीं लिखे यहाँ पर? लेकिन ये सवाल नहीं कर सकते ना आप उससे, क्लियर है? उस समय तो मानना पड़ेगा कि हाँ भौतिक भूगोल आपने कहा था, तो भौतिक भूगोल में पर्वत आता है तो मैं सवाल पूछूंगा। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है ना, वो बड़ा ही इंडिकेटिव नेचर का है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है। तो आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि भौतिक भूगोल का मतलब क्या है, जलवायु भूगोल का मतलब क्या है, महासागरीय भूगोल का मतलब क्या है, विश्व के भूगोल में आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है, सामाजिक भूगोल का मतलब क्या है ना, इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्थिक भूगोल का मतलब कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकता है, शेल गैस भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है,
हो सकता है ना, थोरियम भी हो सकता है, मोनाजाइट सैंड, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कई बार सुनते होंगे आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुने कभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक उभरता हुआ टॉपिक है, क्लियर है, यूपीएससी पूछेगा कहाँ मिलता है, और पूछा जाना चाहिए इसके बारे में सवाल। तो लिखा नहीं है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में सवाल पूछूंगा, लेकिन वैश्विक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, स्ट्रेटेजिक मिनरल है। चांद पे अगर आपको कोई यान भेजना है तो यहां से बैठ करके कमांड देना पड़ेगा ना कि रोवर, लैंडर, अब कूदो। पहले कुदा देंगे तो बेचारे का हाथ पांव टूट जाएगा, चल ही नहीं पाएगा चांद पे। तो एग्जैक्ट टाइमिंग, यानी कि जब आपने कमांड दिया और वो कमांड अगर इंस्टेंटली नहीं पहुंचा और उस समय उसने एक्शन नहीं लिया, है ना, तो एंगल बदल जाएगा। एंगल बदल जाएगा तो जो कूदने का उसका एंगल होगा उधर उधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले चंद्रयान मिशन के साथ यही हुआ, एंगल गलत हो गया क्योंकि कमांड जो दिया उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की गलती हो गई। रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, इंपॉर्टेंट मिनरल है चौथी औद्योगिक क्रांति का। चौथी औद्योगिक क्रांति का मतलब जो आने वाला इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा कहते हैं, उसका एआई के बिना या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैं, गैजेट्स हैं, उसमें उसका आधार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यूपीएससी ने सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन तैयार करना पड़ेगा। तैयार करना पड़ेगा कहाँ पर? ये आर्थिक भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है सवाल, मतलब पूछे जाने की संभावना इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आज के संदर्भ में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे सवाल बन सकता है, उसको तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सिलेबस के बारे में बारीकी से चर्चा जैसे जैसे हमारी क्लास होगी, जब आप आएंगे और जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो मैं आपके सामने एक एक टॉपिक, जैसे जो लोग ज्योग्राफी का क्लास किए हों उसमें पहले क्लास में क्या करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, मतलब पहले क्लास में दायरा फिक्स करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। और फिर जब क्लास कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हो गई। तो आप जब आपको पता होगा कि ये सारे दायरे हैं, क्योंकि मैं पहले ही दिन बता देता हूँ कि ये चीज़ पढ़ेंगे, आपको लगता है कि और कुछ है तो ऐड करने की ज़रूरत है तो बता दीजिए, और नहीं तो ये हमारा दायरा फिक्स हो गया। और फिर इसको हम अगले 1-2 दिन में, जब तक हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक क्लास चलती रही, एक एक करके कंप्लीट करते चले जाएंगे। इस तरीके से हम सिलेबस के साथ साथ उसी दिशा में लगातार अग्रसर रहते हैं। और इसका एक पक्ष ये होता है कि जो भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में चल रहा होता है, हम उसको कवर करते हुए चलते हैं। तो जब कुछ छूटेगा ही नहीं तो यूपीएससी सवाल क्या करेगा? बस आपको ये करना होगा कि 3 से 4 बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। क्लियर है? और रिवीजन करते समय देखिए, मैं एक बात फिर से कह रहा हूँ, हम केवल क्लास नोट्स पे निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी के संदर्भ में जो सवाल पूछा जाता है ना, उसमें एलिमिनेशन करना होता है। शायद आप लोगों ने सवाल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो घबराइए नहीं। आजकल यूपीएससी एक जो सवाल पूछता है उसमें 4 सवाल होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट होते हैं। तो एक्चुअली में होता तो 100 सवाल है, लेकिन 100 × 4 कर लीजिए तो 400 सवाल होते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं। और गलत को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? किताब पढ़ करके। तो किताब पढ़ना जरूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, मतलब जब आप एडमिशन्स लेंगे तो मैं आपको सब कुछ नोट्स वोट्स सब दूंगा, लेकिन आपको ये भी कहूंगा कि किताब पढ़िए, ताकि उस दिन जो उससे सूचनागत या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं वो भी आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ताकि उस दिन जब आपको 4 में से 2 एलिमिनेट करना हो या 1 एलिमिनेट करना हो, सही निर्णय तक पहुंचना हो, तो आपके पास वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने क्लास भी किया है, सब सुना है, रिवीजन भी किया है, किताब भी पढ़ी है, कहीं पर भी ये बात नहीं देखा है, और नहीं देखा है तो आज तो मैं इस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करने जा रहा। ये आत्मविश्वास किताब पढ़ करके आएगा। मतलब एक समझ क्लास में बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ किताब पढ़ना जरूरी है। तो कोई भी कहे, जैसे मैं मेरी जगह कोई भी कहे कि नहीं सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ लो, तो आप उनका नोट्स पिछले साल का उठाइएगा और उनके पिछले साल के नोट्स के साथ साथ प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा और देखिएगा कि उस नोट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच करे, मैं ही अगर ये कहूँ, तो उठा करके डस्टबिन में उस नोट्स को डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है ना। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके साथ वो मैच ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? आप बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना जरूरी है और हर जगह पढ़ना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? कि मैं सोचूं कि प्रारंभिक परीक्षा नोट से निकाल लूंगा, तो निकाल दीजिए दिमाग से, वो समय चला गया। क्लियर है? जहां पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक करना पड़ता था, आज एक सवाल में 4 ऑप्शंस हैं या 4 स्टेटमेंट हैं, हमको सही निर्णय तक पहुंचना है। कुछ स्टेटमेंट गलत हैं, कुछ स्टेटमेंट सही हैं, और वो तभी हो सकता है जब प्रभावी रूप से हमारा एक व्यापक समझ उस टॉपिक का हो। तो हम सिलेबस करेंगे, सभी कुछ करेंगे, लेकिन आपको उसके साथ साथ कुछ लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के प्रारंभिक परीक्षा में वो आत्मविश्वास की स्थिति होगी।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मतलब ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये करना जरूरी है। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात क्लियर हुआ, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है बहुत ही सीमित है। तो ऐसे में क्लास का मेन, जब हम क्लास करेंगे तो हर टॉपिक का एक एक बारीकी के बारे में चर्चा करेंगे। अब मान लेते हैं, सपोज करिए कि हमने भूकंप की क्लास की आज से 6 महीने पहले, सपोज करिए कि 6 महीने पहले भूकंप किया और म्यांमार में एक नया भूकंप आ गया, तो आपको क्या करना है, उस नोट्स में एक पन्ना ऐड करके हालिया भूकंप है ना म्यांमार, उसका कारण क्यों ऐसा हुआ, किस लोकेशन पे हुआ, कौन कौन सा शहर प्रभावित हुआ, ऐसी कुछ चीजों के बारे में काम करना पड़ेगा। मतलब बस अपडेट करते हुए चलते रहना पड़ेगा। तो विस्तार से सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। अगर क्वेश्चंस की संख्या देखें तो देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने आईआर में रख दिया है ना। जैसे 2013 से लेकर के अगर मान लीजिए कि 2023 और 24 तक बात करूं तो यही ट्रेंड है। 2022 में 13 सवाल हैं, 2023 में भी 16 सवाल हैं, 2024 में भी लगभग 15 सवाल के आसपास पूछा गया है। तो पिछले अगर देखा जाए तो 2013 में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे, फिर बीच में थोड़ा सवालों की संख्या कम रही, और फिर पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि 15-16 सवालों के आसपास यूपीएससी भूगोल से पूछ रहा है। क्लियर है? अब देखिए भूगोल को भूगोल के दृष्टिकोण से मत देखिए, भूगोल और पर्यावरण, चूंकि मैं आपके साथ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कवर करूंगा, तो जो अगर मान लेते हैं यहाँ 2019 से ही देखें या अगर थोड़ा पीछे से आ जाए 2017 से देखें, तो एक ट्रेंड जो कॉमन है वो ये है कि अगर मैं इसके ऊपर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सवालों की संख्या को ऐड करूं तो हर साल 30 से 33 सवाल ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। तो मान लेते हैं कि 2019 में 14 सवाल आए भूगोल से, तो इसका मतलब है कि 16 सवाल आए एनवायरनमेंट से। हर साल यही वजन है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। अगर यहाँ 17 सवाल आए तो मान के चलें कि यहाँ 13 से 14 सवाल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 12 सवाल आए तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के सवालों की संख्या 18 है। अगर यहाँ 13 सवाल है तो मान के चलिए कि यहाँ पर 17 से 18 सवाल किसके हैं? एनवायरनमेंट के। कंसिस्टेंटली एक बात जो नजर आया कि जो अपर लिमिट है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का वो 30 से 33 सवाल है। टोटल सवाल कितने होंगे प्रारंभिक परीक्षा में? 100। तो हर तीसरा सवाल किसका होगा? ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का। क्लियर है? चाहे आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन प्रकट होगा उस दिन वो। क्लियर है? हर तीसरा सवाल आपके सामने भूगोल और पर्यावरण का होगा। ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है। क्लियर है? तो जरा सोच के देखिए कि हर तीसरा सवाल अगर इसमें हुआ और ये आपदा हो गया है ना, मतलब समझ नहीं है, तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या स्थिति होगी? समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेंड बता रहा है ना कि 30 से 33 सवाल है, तो इसका मतलब है कि संकट बड़ा होगा। संकट बड़ा होगा का मतलब है कि मान लेते हैं ये राम भरोसे था, आएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, और मान लीजिए ये गड़बड़ हो गया, तो सारा वजन उस 60-65 सवालों पे चला गया कि नहीं? अब वहां एक्यूरेसी रेट क्या चाहिए? कम से कम 52-55 क्वेश्चन सही होने चाहिए, है ना? तो इसका मतलब है कि एक्यूरेसी रेट 80% से ज्यादा चाहिए। अगर 65 सवालों में 52 लेकर के जाना है तो 80% से ज्यादा सवाल अगर आपके इसमें सही होंगे तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। जरा सोचिए कि इधर है ना गड़बड़ है मामला, तो वहां 80% की एक्यूरेसी हो पाएगी क्या? पूरा रिस्क है कि नहीं? पूरा साल गैम्बल पे है। समझ रहे हैं? तो अगर आपको एक सटीक रणनीति बनानी है तो ट्रेंड यही बता रहा है कि पिछले 5 सालों में 30 से 33% वजन भूगोल और पर्यावरण का है। अभी से कमर कस लीजिए, अभी से सोच लीजिए कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का सेक्शन कमजोर नहीं रहने दूंगा। क्लियर है? अगर मुझे इस एग्जामिनेशन में कंफर्टेबली आगे बढ़ना है तो। क्लियर है? उसके बिना विश्वास करिए प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर पाना मुश्किल काम है। ठीक है? और समस्या ये है, आगे अभी डिस्कस करेंगे कि समस्या कुछ नहीं है बहुत ही आसान सा पेपर ही है, लेकिन वही पढ़ा कहाँ से जाए, क्या पढ़ें, किस प्रकार का सवाल आता है, उस अप्रोच में कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ होने के कारण टारगेट हिट नहीं हो पाता है। नहीं तो यार इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, इतना आनंद आएगा पढ़ के आपको कि यार ये चीजें हो रही है, चक्रवात ऐसे बन रहा है, सुनामी ऐसे आ रहा है, भूकंप ऐसे हो रहा है, ज्वालामुखी ये हो रहा है ना, या जैव विविधता कुछ हमारा ऐसा है। कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा भारत के बारे में, जस्ट इमेजिन करें। आपके देखने का नजरिया ही बदल देगा, पर्यावरण को, समाज को देखने का नजरिया ही एक मतलब शानदार दे देगा। क्या करना है? थोड़ा सा डिमांड पूरा कर दीजिए यार, बताए ना, है ना, पूड़ी छानना है तो यार घी तो निकालना पड़ेगा ना। अगर मान लेते हैं कि जीवन में रंग चाहिए हमको, तो इसका मतलब मेहंदी को तो पीसना पड़ेगा ना। तो आपको भी तपना पड़ेगा, आपको भी पीसना पड़ेगा। थोड़ा सा पीसेंगे तपेंगे, कितना हार्डली 200-250 घंटे अपने जीवन का दे दीजिए,
ज़्यादा नहीं, 200-250 घंटे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में आप एक शानदार स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे 60 क्लासें हों तो 60 क्लास में हर दिन जाकर के 4 घंटे खुद से पढ़िए, 4 घंटे इंटू 60 डेज, 250 घंटे में आप देखेंगे कि यार ज्योग्राफी शानदार स्थिति में पहुंच गया। इतना कर लीजिए, फिर देखिए कि क्या एक अच्छे शानदार सिचुएशन में होगा। और वो 250 घंटे नहीं दे पाएंगे ना, तो ये भी कहेगा मैं भी नंबर नहीं दूंगा, है ना। जब आपने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे सोचिए ना कि जीवन में किसी को अपना बनाना है, कोई भी रिलेशंस हैं, तो उसको समय देना पड़ता है कि नहीं, और कटेंगे तो कट जाएगा नहीं। ऐसे सोचिए कि अगर स्किप मारने की कोशिश करेंगे तो फिर स्किप ही होगा, है कि नहीं। चाहे भाई बहन का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, कुछ जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती है ना, और जिम्मेदारी के लिए समय देना पड़ता है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, अगर नहीं करेंगे तो समाज ही कहेगा कि क्या लड़का है यार, है ना, इससे अच्छा नहीं होता पूत कपूत, है कि नहीं, इससे अच्छा नहीं होता वो बेहतर था, है कि नहीं। कुछ जिम्मेदारियां हैं वो निभानी ही पड़ेंगी और निभानी भी चाहिए, और जब आप उसको निभाएंगे तो उस निभाने में अपना एक आनंद है, अपना एक सुख है। उस निभाने में हो सकता है कि कई बार आपको संकट हो, दिक्कत हो, चुनौतियां हो, ओवर स्ट्रेच करना पड़े कई बार, लेकिन यार लाइफ का तो मजा ही वही है ना, अप्स एंड डाउन्स, कभी स्ट्रेच करना पड़ रहा है, कभी खुशी है, कभी गम है ना, कभी स्ट्रेस है, लेकिन गिव अप नहीं करना, वही तो आनंद है ना जीवन का। तो जब भूगोल पढ़ेंगे तो चक्रवात आ जाएगा जीवन में, समझने की कोशिश करें, समझ ही में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक है ना समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा होल्ड किए, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा धारण किए, तो क्या होगा, आपका हो गया फिर चक्रवात। फिर चक्रवात खुद ही कहेगा, जैसे ही सवाल आप देखेंगे अच्छा चक्रवात से सवाल है, इतने शानदार कंडीशन में होंगे कि आप इनवाइट कर रहे होंगे कि पूछो इस टॉपिक से, और अगर अच्छा नहीं होगा तो सोचेंगे कि यार ये है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, और पता चला लाइन से 5 क्वेश्चन वो आ गया जिसको आपने समय नहीं दिया था, है कि नहीं, मामला हो गया खत्म। तो थोड़ा सा हर चीज दुनिया में, आप यहाँ हैं तो हर चीज समय मांगता है, और आप उसको फुलफिल कर दीजिए, वो टॉपिक आपका हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक इमोशनल इंटेलिजेंस का की कहानी यही है ना, कि किसी चीज को करने के लिए उससे जुड़ना पड़ता है, और जुड़े तो ईमानदारी से जुड़े, है ना, कि अपना ही बना लें उसको, नहीं तो फिर जुड़ने का फायदा क्या है ना। तो उस पर काम करिएगा। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, आगे चर्चा होगी विस्तार से, मतलब प्रीलिम्स पे सवाल पूछे गए हैं, तो लगभग 30% वजन एक गांठ बांध लीजिए कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से पूछा जा रहा है। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 30 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जा रहे हैं, कभी 33 भी, कभी 34 भी है, लेकिन औसतन मान लीजिए कि 30 सवाल हर साल है। अब एक बात और समझ में आई, इतने सालों के अनुभव से एक बात समझ में आई कि यार जो यूपीएससी सवाल बनाता है ना, उसके पास ना कोई नया तर्कश में तीर है नहीं, है ना। 4 प्रकार के सवाल हैं घिसे पिटे, वही करता है, उसके अलावा उसके पास कोई 5वां प्रकार का सवाल है नहीं। तो आप पढ़ते समय अगर 4 प्रकार से हर टॉपिक को सोचे तो विश्वास करें आप उस दिन सबसे शानदार स्थिति में होंगे। हम सोच नहीं पाते हैं ना, जैसे हमारे लिए नवीनता होती है उस दिन, जैसे हम सवाल देखने गए या सवाल हमारे सामने आया तो हम कई बार सोचते हैं यार इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं था। यही होता है ना कई बार कि हमने पढ़ा लेकिन इस नजरिए से नहीं सोचा, इस नजरिए से नहीं सोचा, तो क्या करता है हमको आश्चर्य में डालता है उस दिन। और आश्चर्य में डालता है तो वैसे अगर लाइन से 4-5 आश्चर्य आ जाएं आपके सामने, बाउंसर पे बाउंसर पे बाउंसर पे बाउंसर, तो पहले में कॉन्फिडेंस कम, दूसरा सवाल फिर वैसा ही आ गया तो और कॉन्फिडेंस कम, करते करते 5-10 सवाल अगर उसी नेचर के आ गए तो आपको समझ में आएगा कि यार ये पेपर मेरे लिए तो नहीं है। तो आने वाला पेपर हो सकता है कि आपके रेंज का हो, लेकिन आपको ऐसा तोड़ देगा, टूट जाएंगे कि शायद उस दिन कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम हो जाए। तो इसलिए आप हमेशा समझें कि यार पूछोगे तो पूछोगे किस प्रकार का, कुछ पूछोगे तो पूछने का कुछ तो तरीका होगा ना, कुछ तो एक पैटर्न जरूर होता होगा पूछने का, उस पैटर्न को समझना आपको है, ताकि जब मैं किसी टॉपिक को तैयार करूं तो उन नजरिए से उसके बारे में सोचूं। उसको कहते हैं प्रश्नों का स्वरूप, नेचर ऑफ द क्वेश्चन, कि यूपीएससी सवाल कैसा पूछ रहा है। जैसे यूपीएससी सवाल एक पूछता है सूचना आधारित इंफॉर्मेशन, अगर भूगोल है तो भूगोल में वितरण होगा कि नहीं। जैसे भूगोल में पर्वत है, सपोज करें हिमालय, क्या पर्वत है, हिमालय पर्वत है कि नहीं है ना। तो हिमालय अगर पर्वत है तो क्या इस पर्वत का वितरण होगा कहीं पर, तो कहेगा 6 राज्यों में है हिमालय। सहमत है। मान लीजिए कि अगर यूपीएससी ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, पहला है हिमालय पर्वत 6 राज्यों में वितरित है, ये सूचना है कि नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। तो मान लेते हैं कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ सूचनाएं हो सकती है, यार हिमालय है, अरुणाचल में भी है, सिक्किम में भी है,
उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है ना, जम्मू कश्मीर में भी है। कितने हो गए? तो 5 राज्यों में है। समझ गए? पंजाब में नहीं है क्या? क्या लगता है? पंजाब में हिमालय का सबसे निचला हिस्सा लगता है जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्लियर है? तो क्या है, 5 राज्यों में है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यार पंजाब में है या नहीं, तो छठवां भी राज्य हो सकता है। ऐसी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट 6 राज्यों में है। एक ही स्टेटमेंट दिया, तो पश्चिमी घाट कहाँ है? भारत में ही है, और भारत के पश्चिमी तट की तरफ है, तो पश्चिमी घाट नाम पड़ गया उसका। अब कहा कि 6 राज्यों में है, तो ये 6 राज्यों में है, ये सूचना है या नहीं है? तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है, या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका कुछ इंपॉर्टेंट उससे जुड़ा हुआ कुछ सूचना, इंफॉर्मेशन। ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है कई बार, है ना। तो हमको क्या करना है, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो हम देखें कि इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट सूचना इसके इर्द गिर्द किताबों में है या नहीं है, तो उन सूचनाओं को थोड़ा सा एकत्रित कर ले, ताकि अगर वैसा सूचना या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो हम उसके लिए तैयार रहें। अब देखिए, सूचना का मतलब ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं नदी है ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, तीस्ता नदी भारत से बहती है, भारत से उत्पत्ति होती है तीस्ता की। चलिए बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। ऐसे भारत में उत्पत्ति होती है, सिक्किम से निकलता है, और बहता कहाँ है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में भारत से केवल एक ही नदी बहता होगा क्या? 52 नदियां बहती हैं, तो क्या 52 याद करें? तो ऐसा नहीं कि सूचना के चक्कर में, है ना, 52 नदी याद करने पे लगे हुए हैं, बांग्लादेश से ये नदी ये नदी ये नदी, है ना। तो इसका मतलब है बांग्लादेश में ही 52 चला गया, तो पता चला कि ब्रह्मपुत्र की कम से कम 100 सहायक नदियां हैं छोटी बड़ी, तो 100 उधर याद कर रहे हैं। फिर गंगा की 30-40 याद कर रहे हैं, फिर वो कृष्णा गोदावरी में लगे हुए हैं, वहां पर 30-40 याद कर रहे हैं। ये भी तो सूचना है। तो मैं सूचना का मतलब कह रहा हूं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट सूचना है, ये नहीं कि सूचनाओं में खो गए हैं कि आज तो कृष्णा गोदावरी का सारा नदी याद कर लूंगा, आज तो बांग्लादेश बहने वाली सारी नदी 50 की 50 याद करूंगा। क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई विवाद में आ जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में तो करेंगे तैयार। अगर कोई बाढ़ आ जाए या कुछ ऐसा आपदा या कुछ त्रासदी हो जाए तो फिर तैयार करेंगे उसको। ऐसे नहीं कि 50 नदियां तैयार कर रहे हैं, ऐसा यूपीएससी कभी पूछता नहीं, अनटिल अनलेस वो चीज कुछ ना कुछ कारणों से न्यूज में हो। तो सूचना पे काम करना है, लेकिन इंटेलिजेंटली काम करना है। या तो किताबों में रेफरेंस हो, उदाहरण दिया हो उसका, तो वो तैयार करेंगे, या कुछ अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं निकल के आई तो तैयार करेंगे। ऐसे नहीं कि सर ने सूचना बोला है तो सब सूचनाओं पे लग गए, जहां सूचना देखा एकत्रित करना शुरू कर दिए, ये नहीं, है ना। आगे देखेंगे उसके बारे में, यूपीएससी सवाल पूछता है उसके बारे में। एक है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे होते हैं जैसे आपके सामने रखा, हिमालय केवल 5 राज्यों में, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट एक झील है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है अभी छोड़ दीजिए, इसके बारे में चर्चा का ये हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा विषय है केवल 5 राज्य, 2 राज्य, 5 राज्य, ये है इंफॉर्मेशन। क्लियर है? यानी कि जब भी हम कोई किताब पढ़ें, कोई भी एक टॉपिक पढ़ें, तो हम उसमें जुड़े हुए जो भी उसके इर्द गिर्द कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं उसके बारे में सोचें कि अगर इससे सूचना बेस्ड क्वेश्चन आए तो मैं उसको करने वाली स्थिति में रहूं।
बढ़े आगे। तो एक इस प्रकार का सवाल आपके सामने रखा जाएगा। दूसरा, अगर इसी को देखें तो एक जो दूसरा सवाल है वो मैप बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए इजराइल का नाम सुने, चलिए जॉर्डन का नाम सुने, सीरिया, लेबनान सुने नाम, उत्तर से दक्षिण कौन सा देश है? समझे? सूचना तो मालूम था आपको, लेकिन क्या मैप पे लोकेट कर पा रहे? नहीं। हम मतलब हम आपसे टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, या हमारा उद्देश्य मतलब ये नहीं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। हम आपको हमारे उद्देश्य ये बताना है कि ये सारे नाम आपके लिए सूचना थी, मालूम था, लेकिन क्या इसको मैप पे रख करके पूछा जा सकता है? तो हमको मालूम तो था, लेकिन क्या मैप पे लोकेट कर सकते हैं? क्लियर है? ऐसा सवाल पूछा जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि हम कुछ भी ABCD XYZ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय आपको ये सोचना है कि यार अगर मैंने इजराइल पढ़ा और मैंने पढ़ा कि इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ है, या है ना, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए, या हमने ये पढ़ा कि यार इजराइल के बगल में एक देश है लेबनान, उसमें हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने अटैक किया, तो मैं क्या करूं कि मैं जा करके एक बार देख लूं कि यार लेबनान है कहां पर। क्योंकि भूगोल में सवाल आएगा कि लेबनान का लोकेशन क्या है, इजराइल का लोकेशन क्या है, जॉर्डन का लोकेशन क्या है, सीरिया का लोकेशन क्या है। ये तो हो गया सतही बात। अब इसमें कहीं पर अटैक किया होगा ना, तो कुछ शहर न्यूज में होंगे ना, तो उन शहरों को क्या करेगा? उत्तर से आप शहर पढ़ रहे होंगे हर दिन करंट अफेयर्स में कि ईरान ने वेस्ट बैंक के इस शहर पर अटैक कर दिया, है ना, या इस शहर पर अटैक, ABCD XYZ किसी शहर पे, तो आप नाम हर दिन सुन रहे होंगे और आपने नाम कई बार करंट अफेयर्स में सुना होगा। लेकिन यूपीएससी ने कर किया क्या? उसको कहा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। तो ये भी एक प्रकार की सूचना ही है, लेकिन इसके लिए स्किल चाहिए। वो स्किल क्या कि मैं मैप में उसको देख सकता हूं, उसको लोकेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और यूपीएससी को बड़ा सुख मिलता है ऐसा सवाल पूछ के। हर साल पूछता है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल मैप बेस्ड क्वेश्चन ना हो। हर साल 2-3 सवाल वर्ल्ड के होते हैं, 1-2 सवाल भारत के होते हैं। यानी कि कुल अगर 15 सवाल पूछा तो 4-5 क्वेश्चन तो मैप के हैं। और सबसे आसान है, थोड़ा सा मैप देख ले तो 5 क्वेश्चन इंटू 2 नंबर 10 नंबर हो गया। और आधा अधूरा तैयारी के साथ गए हैं कि यार मैप तो तैयारी है, तो 5 क्वेश्चन गलत, 10 नंबर तो गया ही, 0.6 हर में जाएगा, तो 0.6 इंटू 5 = 3 नंबर और गए। तो 5 क्वेश्चन नहीं गया, 6 क्वेश्चन चले गए, उससे थोड़ा ज्यादा ही चला गया। तो जहां आना चाहिए था वहां गंवा और दिया। क्लियर है? तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट देखिए, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाता है? मतलब इनमें से कौन से देश हैं जिसके किनारे, मतलब जिनका तट भूमध्य सागर से लगता है? और पता नहीं यूपीएससी को विशेष प्रेम है, हर दूसरे तीसरे साल भूमध्य सागर ही पहुंच जाता है घूम फिर करके, है ना। आप देखिएगा वेस्ट एशिया के आसपास, मतलब ऐसा कोई विशेष प्रेम वाली बात नहीं। लगातार ये क्षेत्र जो है ना, राजनीतिक अस्थिरता के दौर से, तो ऐसा कोई भी साल नहीं पिछले 8-10 सालों, 2015 से देख लीजिए, 2015 से लगातार ये क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता के दौर से, यमन के संकट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इराक का विषय, उसके बाद फिर सीरिया का संकट था, फिर सीरिया न्यूज़ में आ गया, अभी इजराइल और वेस्ट बैंक वाला मामला है, मतलब फिलिस्तीन का, उसमें लेबनान अलग कूद गया। तो हर साल कुछ ना कुछ पश्चिमी एशिया में होता ही रहता है, होता रहता। तो विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र, और हमारे हित भी बहुत ज़्यादा है, हमारे हित बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसा समझ लिया कि भारत में का जो डायस्पोरा का साइज है, मतलब जो भारतीय बाहर में रहते हैं, इनका कुल संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ भारतीय विश्व भर के अलग अलग हिस्सों में निवास करते हैं। उसमें से 1/3 यानी कि 60 लाख के आसपास केवल पश्चिमी एशिया में निवास करते हैं। और भारत का सबसे ज़्यादा रिमिटेंसेज, मतलब बाहर से जो पैसा आता है जो भारतीय कमा के भेजते हैं, वो है वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में किसी प्रकार का संकट, हमारे डायस्पोरा का संकट, और ये जो पैसा आ रहा है, जरा सोच के देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी फैमिलीज हैं उसके सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करता है। क्योंकि वो जो पैसा डॉलर में भेजते हैं वो कभी मांगते नहीं है ना फिर वापस, वो तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो गया, तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत बनाता है। तो पश्चिमी एशिया में संकट राष्ट्र के हित में बड़ा संकट है। तो यूपीएससी के लिए एक बड़ा टॉपिक, मतलब एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए, ऐसा क्षेत्र जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी देखें आप पश्चिमी एशिया के बारे में जनरली साल दर साल सवाल पूछता है। तो कुछ भी पश्चिमी एशिया में हो जाए तैयार कर लीजिए, ज्यादा चांस है कि सवाल आ सकता है। मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसा सवाल आपसे पूछेगा।
इतना ही रहने देता हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, अगर हर साल 5 सवाल पूछता है तो ऐसे 15-20 सवाल होंगे 5 सालों में। लेकिन मैप बेस्ड, जैसे लास्ट ईयर देखिए यूक्रेन पे सवाल पूछा, यूक्रेन का संकट है तो यूक्रेन के आसपास ब्लैक सी है, काला सागर है जिसके उससे सीमा लगती है, ब्लैक सी का कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमा ब्लैक सी के पास लगती है, पूछा यूपीएससी ने। सवाल आसान था, एक बार भी मैप में जाकर के देख लेते हैं कि यार बेचारा यूक्रेन, क्या नाम है उसका, जेलेंस्की, पूरे देश को 50 साल पीछे धकेल दिया है कि नहीं, है ना। किसकी बातों में, वो इससे पहले वाले बिदेन की बातों में आकर के मैं हूं ना करता रहा अमेरिका, कि लड़ो लड़ो मैं हूं, बेचारा लड़ा दिया उसको। अब लड़ा दिया उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि यार आपकी लड़ाई, सब देश की लड़ाई अपनी होती है ना, हम समर्थन दे सकते हैं लेकिन लड़ाई तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। बेचारा अननेसेसरी में पिस गया दोनों के बीच में, यूएस और रशिया के बीच में, है ना, खत्म। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, आज युद्ध अगर रुक भी जाए तो अगले 50 साल भी यूक्रेन बनाता रहेगा ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तब भी पूरा नहीं बन पाएगा जब जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो देश को 50 साल पीछे धकेल दिया ना। शानदार लीडर है जेलेंस्की। नहीं, अगर हम और आप होते तो युद्ध को टाला जाता है, युद्ध किया नहीं जाता है। लीडर वो होता है, विजनरी वो होता है जो युद्ध को टाल जाए। युद्ध करना तो समाधान हो ही नहीं सकता ना, वो पॉसिबल रास्ता खोजता जिससे उसका देश पीछे नहीं जाता, है ना। तो पॉइंट है कि ये क्षेत्र पूरा न्यूज में है, यूक्रेन। यूपीएससी ने सवाल पूछा तो अधिकतर विवादित क्षेत्रों के आसपास यूपीएससी का सवाल घूम फिर रहा है। तो कभी बदल करके भूमध्य सागर हो जाता है, कभी पश्चिमी एशिया हो जाता है, कभी अफ्रीका के क्षेत्र हो जाते हैं, कभी यूक्रेन जैसे संकट हो जाते हैं। तैयार कर लीजिए, जब कोई संकट वाला जगह देखें, मैप बगल में रखिए, देखिए उसको और देखिए उसको, तैयार करिए, आने वाले समय में सवाल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैप बेस्ड क्वेश्चन हर साल होते हैं 4 से 5 सवाल। तीसरा, अगर इस सवाल को देखें, मतलब ये जो देखें, ये है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। करंट वाले सवाल खूब होते हैं और आजकल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, खास करके एनवायरमेंट के सेक्शन में तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। करंट का मतलब है कि कोई भी चीज नया हो रहा है तो यूपीएससी उस पर सवाल पूछ रहा है। क्लियर है, और पूछा भी जाना चाहिए। क्यों पूछा जाना चाहिए, तो जरा सोचिए कि कोई एक व्यक्ति है ना, आप लोग आने वाले समय में बहुत प्रभावित होंगे। जैसे कोई आपके सीनियर है, उन्होंने मेंस लिखा और आप उनके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए पहुंचे, क्लियर है, तो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, सपोज करो, है ना। तो होगा क्या, देखिए, जैसे मान लेते हैं समसामयिकी या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, आप बताओगे कि ये पढ़ रहा हूं, ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, है ना। वो ये नहीं सोचेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तार्किक है कि नहीं, वो जिसमें है, वो जो पढ़े हैं वो आपके ऊपर इंपोज करेंगे। अगर ऐसा होता तो सेलेक्ट नहीं हो जाते। लॉजिकली सोचिए कि अगर वैसे अनुभवी लोगों के पास आप 2-3 बार जो मेंस लिख चुके हैं, आप उनसे अगर एडवाइस लेने के लिए गए हैं, सपोज करें, और आप जो पढ़े हैं उस पर वो ध्यान दे करके नहीं अपनी चीज़ों को इम्पोज कर रहे हैं, और आप तो मानेंगे उस बात को उस समय के लिए, है ना। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, संकट की स्थिति बड़ी हो सकती है, क्योंकि शायद अभी आपने जो अभी पढ़ा है वो मटेरियल शायद उनको 3 साल पहले उपलब्ध नहीं था, है ना। और अब जो आपको मिल रहा है शायद वो बेहतर है उससे, लेकिन चूंकि आपने टेस्टिंग नहीं की तो वैसे स्थिति में क्या होगा, दिक्कत होगा ना। फिर अगर उनको 2-3-4 साल गए हैं तो उसी रास्ते पे आपको भी चलाएंगे कि जब मैंने जिंदगी के 2-3-4 साल दिए हैं तो आप भी दीजिए, है कि नहीं। क्लियर है, तो उससे बचिएगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, करंट अफेयर्स के सवाल यूपीएससी हर साल पूछ रहा है, उसके वजन 25 से 30 सवालों का है, 25 to 30 क्वेश्चंस का है, ठीक है। अब 25 से 30 सवाल ये इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर का मतलब है कि कोई व्यक्ति 4 साल से तैयारी कर रहा हो और कोई व्यक्ति 1 साल से तैयारी कर रहा है, सब बराबर है अगर करंट अफेयर्स के सवालों की संख्या ज्यादा है तो। क्लियर है, अगर करंट अफेयर्स के सवालों की संख्या कम है तो इसका मतलब है एज उनका है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर करंट अफेयर्स के सवालों की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यूपीएससी को स्मार्ट व्यक्ति चाहिए जो कम समय में चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता हो। तो यूपीएससी हर साल 25 से 30 सवाल, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर, जो भी टॉपिक्स हैं उसके सवालों का लगभग 25 से 30% वजन करंट अफेयर्स का है ना। देखिएगा, आगे चर्चा करिएगा तो क्लियर होगा उसके बारे में। लेकिन 25 to 30 क्वेश्चन 2017 के बाद से लगातार, है ना, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये अच्छी बात है, विश्वास करिए अच्छी बात है कि अगर कोई 3 साल से भूगोल पढ़ रहा है और आपने अभी पढ़ना शुरू किया और उस साल अगर करंट अफेयर्स के भूगोल की संख्या ज्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि आप और वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उसी 1 साल में करंट अफेयर्स पढ़ा उन्होंने भी है और आपने भी पढ़ा है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छा करें तो बहुत हद तक गैप को कम कर सकते हैं। और यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के सवाल बहुत पूछ रहा है
और बहुत पूछ रहा है तो उसको क्रिएटिव व्यक्ति चाहिए जो 1-1.5 सालों में पूरे सिलेबस को अच्छे से कोप अप कर लेता हो। पेपर 2, पेपर 3 पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड है, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चंस उठा करके देखिए, आईआर देखिए, पेपर 3 में इन्वायरमेंट देखिए, इकोनॉमी का सेक्शन देखिए, साइंस एंड टेक देखिए, अधिकतर सवाल आपको उस साल के करंट अफेयर बेस्ड मिल जाते हैं। ये अच्छा ट्रेंड है। अच्छा ट्रेंड इस संदर्भ में है कि इक्वलाइजर है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है कि कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो गैप कम हो गया। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक जो सवाल यूपीएससी पूछता है वो है समसामयिक आधारित करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। खूब सारे सवाल होंगे यहाँ पर, जैसे कुछ साल पहले यूरिया पे सवाल पूछा था कि एक नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी पे तो पूछा ही था, नमामि गंगे और वो सब के ऊपर एक सवाल था। एक सवाल पूछा था, मतलब हर साल सवाल होता है, एक सवाल पूछा था नीम कोटेड यूरिया, यूरिया में नीम का अगर कोटिंग कर दिया जाए, उस साल बजट में नीम कोटेड यूरिया पे सब्सिडी दिया गया था, तो यूपीएससी ने नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में 3-4 स्टेटमेंट दिए, किसका बेनिफिट क्या होता है, फलाना फलाना 3-4 स्टेटमेंट बेनिफिट दिया। ये सवाल था करंट अफेयर बेस्ड, यानी कि करंट से जोड़ करके पूछता है। क्लियर है? तो एक तीसरे प्रकार का सवाल आपके लिए उस दिन होगा कि भूगोल में जो भी पिछले 1 सालों में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको आप तैयार करिए, एक अच्छी स्थिति में होंगे। ठीक है? और चौथा जो सवाल है वो चौथा सवाल है फंडामेंटल सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, और ऐसे सवालों की संख्या इन सब पे भारी, मतलब ऐसे सवालों की कुल संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि पिछले 10 सालों में 100 सवाल पूछा गया है, तो अकेला एक सेक्शन जिसका 50% वजन है वो है फंडामेंटल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कि हर सब्जेक्ट का अपना एक तर्क होता है, लॉजिक होता है, रैशनैलिटी होता है, उसका अपना एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होता है, वो सब्जेक्ट डिमांड करता है, उस पर यूपीएससी सवाल पूछता है, और इन सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। जैसे है ना, इसमें घबराइएगा नहीं, जो भी लिखा होगा ना कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट है का मतलब है कि नहीं बनेगा तो नहीं होगा ना। क्लियर है? तो यहाँ लिखा होगा कुछ तो घबराइएगा नहीं। यहाँ पर भारतीय मॉनसून के बारे में पूछा है और कॉन्सेप्ट पूछा है इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। हो सकता है कि आप में से कुछ किसी ने मॉनसून का क्लास किया हो तो मालूम हो कि इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल भारत के मॉनसून के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भारत का मॉनसून मजबूत हो सकता है, भारत का मॉनसून कमजोर हो सकता है अगर हमको हिंद महासागर की स्थिति, इंडियन ओशन, हिंद महासागर की स्थिति के बारे में पता चल जाए। तो यूपीएससी ने इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति ये होगी तो क्या होगा, ये होगी तो क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इंडियन ओशन डाइपोल का सवाल क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? तो इस सवाल की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मॉनसून का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है इंडियन ओशन डाइपोल। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। पॉजिटिव स्थिति में भारत का मॉनसून मजबूत होता है, नेगेटिव स्थिति में भारत का मॉनसून कमजोर होता है। अब पॉजिटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, उसके बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा, और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बोला और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिख करके यूपीएससी ने कहा कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, भूकंप है, ज्वालामुखी है, मॉनसून ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मॉनसून में कुछ सूचनाएं होंगी, क्या लगता है होगा कौन सूचना? जैसे उत्तर भारत में मॉनसून कब आता है, केरल के तट पे कब आता है, मध्य भारत में कब आता है, आम्र वर्षा किसको कहते हैं, कॉफी शावर किसको कहते हैं, टी शावर किसको कहते हैं, ऐसे शब्द है ना, चेरी ब्लॉसम किसको कहते हैं, मॉनसून की वर्षा या मॉनसून से पहले की वर्षा को कहते हैं, काल बैसाखी का मतलब क्या होता है, ये सब क्या है, सूचनाएं है ना, कि ये सब नाम किसके लिए इस्तेमाल होता है, मॉनसून के लिए, प्री मॉनसून के लिए, ऐसा कुछ शब्द आपके लिए कहेगा, ये कुछ ऐसी सूचनाएं होंगी। क्या मॉनसून पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे हो सकता है? मैप बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि मान लेते हैं मॉनसून में 4 जगहों का नाम दे, मुंबई, नासिक, पुणे, महाबलेश्वर। इन चारों जगहों में, महाबलेश्वर में सर्वाधिक वर्षा होती है, बाकी जगहों में वर्षा की मात्रा थोड़ी कम है, मुंबई में उससे थोड़ा कम है, नासिक और पुणे में इन दोनों से कम है। ये चारों आसपास के शहर है, और कहेगा कि यूपीएससी की मॉनसून में महाबलेश्वर, मुंबई, नासिक, पुणे, इन चारों में अरब सागर से वर्षा, अरब सागर के ब्रांचेस से वर्षा होती है ना। इसमें से कहेगा कि इनमें से कौन कौन से पूर्वी घाट के पूरब में अवस्थित है, कौन कौन से पूर्वी घाट के कौन कौन से पश्चिमी घाट के पूरब में अवस्थित है, और कौन कौन से पश्चिमी घाट के पश्चिम में अवस्थित है ना। क्योंकि कहीं पर वर्षा ज्यादा हो रही है और कहीं पर वर्षा कम हो रही, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको सूचना के आधार पर कहेगा कि मुंबई, पुणे और नासिक में वर्षा कम होती है, और मुंबई और मान लेते हैं यहाँ पर वर्षा तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, तो इसका लोकेशन कहाँ पर होगा। ये इन चारों को कहेगा कि उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए।
क्लियर है? तो सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम सिचुएशन पे कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। क्या मॉनसून में कुछ करंट का डेवलपमेंट चल रहा होगा? क्या लगता है? हर साल मॉनसून अगर वर्षा होगी तो आईएमडी कहेगा ना कि मॉनसून नॉर्मल होगा, मॉनसून कमजोर होगा, कुछ तो कहेगा। मॉनसून को समझने के लिए कुछ मिशन लॉन्च कर रहे होंगे, जैसे अब हाल ही में हमने मॉनसून मिशन की शुरुआत की है। क्लियर है? तो करंट का कुछ हमको तैयार करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब हम मॉनसून पढ़ें तो मॉनसून से जुड़े हुए कुछ सूचनाएं एकत्रित करें, मॉनसून से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मैप पे जरूरत हो तो उसको मैप से समझें। और तीसरा, अगर कुछ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनसून में डेवलपमेंट चल रहा हो, जैसे आपने सुना होगा ना मेघ बीजन का कॉन्सेप्ट है ना? मेघ बीजन, मेघ बीजन का मतलब है आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडलिंग कहा जाता है। वो हो सकता है कि क्या आर्टिफिशियली वर्षा कराई जा सकती है? सुने होंगे, जैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई ना, तो पॉल्यूशन का उन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया था, पॉल्यूशन का एग्जाम्पल ये दिया था कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है तो आर्टिफिशियली बारिश करा देते हैं। क्या देश के सभी जगहों पे मानसूनी वर्षा समान होती है या वितरण असमान है? कहीं पर सूखा भी पड़ता है ना। महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा का क्षेत्र जो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर फार्मर सुसाइड के केसेस सर्वाधिक है। नहीं, सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड का केस महाराष्ट्र के हिस्से से आता है। और यहाँ पर जो हम फसल उगाते हैं, कभी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा है। तो अगर फार्मर सुसाइड हो रहा है तो एक कारण क्या होगा? पानी बिना सब सून। अगर पानी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप जो बोएंगे उसके फसल के फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में अगर बारिश करानी ही है आर्टिफिशियल तरीके से, तो सबसे पहले किस में कराना चाहिए? महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट वही है, फार्मर सुसाइड के केसेस ज्यादा है। तो क्या आर्टिफिशियल रेन कराया जा सकता है? उसको लेकर के कुछ करंट में चल रहा होगा। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको ये सोचना है कि यार कुछ करंट में मानसून का चल रहा है क्या? चल रहा है तो उसको थोड़ा सोचें, उस पर काम करें। अब मान लीजिए कि मानसून है, तो क्या इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे? ऐसा क्या होता है कि 4 महीने में वो हिंद महासागर से पवनें लगातार चली आती हैं और भारत में खूब बारिश कर देती है, और फिर उसके बाद सब मामला ठंडा पड़ जाता है? कुछ तो होता होगा। तो कुछ होता है तो उसके लिए कुछ शब्दावली का इस्तेमाल करें, घबराइएगा नहीं, ठीक है? आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। पूर्वी जेट धारा का कॉन्सेप्ट है ना? सोमाली जेट धारा का कॉन्सेप्ट है, एल नीनो का कॉन्सेप्ट है, ला नीना का कॉन्सेप्ट है, वॉकर सर्कुलेशन है, इंसो का कॉन्सेप्ट है, पीछे एक लिखा हुआ था इंडियन ओशन डाइपोल का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ये सब कॉन्सेप्ट मिल करके, और एक नया कॉन्सेप्ट और निकल करके है, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। ये सब कॉन्सेप्ट मिल करके बनाते हैं मॉनसून। मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा प्रभावित करते हैं। तो यूपीएससी इन जितने शब्द मैंने कहा इस पे कॉन्सेप्चुअल सवाल बना सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार मॉनसून से सूचनाधारित सवाल भी बन सकता है, मॉनसून से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, मॉनसून में अगर करंट का डेवलपमेंट है तो क्या करंट है वो मुझे तैयार करना चाहिए, और मॉनसून में कॉन्सेप्ट क्या है। इन 4 तरीके से मॉनसून कर लीजिए तो 5 प्रकार का कोई सवाल ही नहीं। क्लियर है? मॉनसून हो गया क्या कंप्लीट। तो इसका मतलब है हर टॉपिक को अगर इस 4 नजरिए से तैयार किया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो जब सवाल आपके सामने होगा उस दिन उस टॉपिक से, तो क्या सुख की अनुभूति हो रही होगी कि यार ये तो मैं सोच ही चुका था कि इस पे सूचना पे सवाल आ सकता है, मैप पे आ सकता है, करंट पे आ सकता है, कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, मैं तो सब तैयार करके आया हूँ। तो उस दिन आपके लिए कोई बाउंसर नहीं होगा, उस दिन आप बहुत ही कंफर्ट जोन में होंगे। ये सब करना पड़ेगा, हर टॉपिक पे इसी नजरिए से काम करना पड़ेगा, तो अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब अगला पक्ष यही है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, देखिए बहुत सारे सवाल इसमें इंक्लूड किए हैं, बहुत सारा सवाल पूछा यूपीएससी ने, उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। जितने भी सवाल हैं सब इसी या तो कॉन्सेप्ट आधारित हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, नहीं तो आगे चलेंगे मानचित्र बेस्ड हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं, या करंट के साथ जोड़ करके सवाल पूछे गए। जितने भी सवाल हैं इन 4 के अलावा किसी 5वीं कैटेगरी से नहीं। तो ये 4 नजरिया ध्यान में रखिए, 4 नजरिए से भूगोल पढ़िए, एक शानदार स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन की चर्चा नहीं करने, थोड़ा समय कम है। समय कम क्या है, हम तो चर्चा करते रहेंगे, लेकिन 4 टीचर्स हैं, सबने 2-2 घंटा ले लिया तो 8 घंटे आपका है ना। तो तुलनात्मक रूप से क्या होगा, थोड़े से थकान महसूस करेंगे। तो बाकी आने वाले समय में चर्चा आपसे करेंगे इसके बारे में, है ना। सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा समझ बनाइए आज, और फिर बाकी आने वाले समय में चर्चा करेंगे आपके साथ। अब इसमें बस एक लास्ट पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं आपके साथ, वो ये है कि यार सर ने ये कहा कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, करंट का सवाल होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे, 4 प्रकार के सवाल होंगे। तो पढ़ा कहाँ से जाए, है कि नहीं, कहाँ से हम पढ़ें ताकि एक शानदार स्थिति में पहुंच जाए। देखिए पहला है एनसीईआरटी की किताब 11th और 12th का, वो एक बेसिक किताब है।
बेसिक किताब का मतलब है कि सारे सवाल यहाँ से होंगे नहीं। इसको सिंपली टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि चार जो 11th और 12th की किताब है उसमें से मान लेते हैं भूकंप से सवाल पूछा यूपीएससी ने 2022, 2023, 2024 में या उससे पहले का, तो आप भूकंप का चैप्टर पढ़ लीजिए और फिर भूकंप का सवाल देखिए कि क्या एनसीईआरटी की किताब से वो भूकंप का सवाल हो रहा है कि नहीं। क्या जो भी टॉपिक है ABCD XYZ जो ज्योग्राफी में पूछा गया है, आप एनसीईआरटी के जब सवाल या बुक पढ़ेंगे और उन सवालों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी की किताब मदद कर रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन पूर्णतः मदद नहीं कर पा रही। ये बार बार आपको सवाल दर सवाल आपको ऐसा, मतलब कुछ एक दो सवाल को हर साल छोड़ दें कि एक दो सवाल हो रहे होंगे, लेकिन अधिकतर सवाल में बार बार यही आंसर आएगा। और आप ये एनालाइज करिए, मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मत मानिए, आप खुद किसी एक साल का पेपर उठाइए और आपके पास 4 एनसीईआरटी किताबें हैं, उस चैप्टर पे जाइए, उस चैप्टर को पढ़िए और देखिए कि सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बार बार आंसर आए कि केवल एनसीईआरटी की किताब पढ़ने से, मतलब एनसीईआरटी किताब मदद कर रहा है लेकिन पूर्णतः उसको सॉल्व करने में मदद नहीं कर रहा है, तो एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? एडवांस लेवल पे हम चाहते हैं कि खुद जांचिए, खुद परखिए, ताकि ना फिर दुविधा नहीं रहे, तब कोई आपको भरमा नहीं सकता है ना। नहीं कोई कहेगा कि नहीं केवल एनसीईआरटी पढ़ो, तो चाय पीते पीते, चूंकि आपने टेस्टिंग कर रखा है 10 एक बार, तो आप चाय पीते पीते अंदर ही अंदर मुस्कुराइए कि करो एनसीईआरटी केवल, है ना। मुझे तो थोड़ा एडवांस में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तथ्यात्मक रूप से उन सब चीजों का एनालिसिस कर लिया, और नहीं करेंगे तो कोई ना कोई भरमाता रहेगा। तो खुद 2-4 बार 2-4 सवालों 10 सवालों का टेस्टिंग करिए। सब कुछ तो है आजकल, है कि नहीं? सवाल भी आपके सामने है, किताब भी आपके सामने है, तो सवाल और किताब दोनों को मैच कर लीजिए, तो अपने आप ही आंसर निर्णय लेने में सहूलियत होगी ना उससे, तो निर्णय तक पहुंच पाएंगे कि अच्छा ये नहीं, इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। अंदर से ही आवाज आ जाएगी, फिर आपका जीपीएस और अच्छा हो जाएगा, फिर दिग्भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि मुझे एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। और अगर जाना है तो अब पढ़े कहाँ से? तो देखिए, ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको विजन का मटेरियल पढ़ना है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेस्टेड तरीके से आपको बात कह रहा हूं। यूपीएससी में जो 4 प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, अधिकतर जो किताबें हैं मार्केट में, उन किताबों में या तो सूचना पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर रह गया है, या मेनली अधिकतर किताबों में सूचना का एकदम बाढ़ सा आ जाता है। तो आप जाइए, कोई भी एक किताब उठाइए बुक सेंटर पे, जैसे कुमार बुक डिपो पे खड़े हो जाइए, किताब खोलिए, कोई चैप्टर देखिए, 4-5 पन्ना पलट करके देखिए, ऐसा लगेगा कि सूचना ही सूचना भर दिया, जैसे लग रहा है कि यूपीएससी केवल सूचना आधारित सवाल ही पूछ रहा है। 4 प्रकार के सवाल हैं, उसमें से 50% वजन केवल कॉन्सेप्ट का है। तो आप जरा आराम से रुक करके देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट पे उस टॉपिक में उसने अच्छे से वजन दिया है, समझाया है, नहीं समझाया। नहीं तो आप देखेंगे कि बड़ी मोटी किताब है, आप देखेंगे तो लाल पीला कर करके अलग अलग कलर से उसमें खूब सूचनाएं भर दी हैं, आप अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हाँ ये सूचना आधारित है। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, 4 प्रकार के सवाल हैं, तो किताब पढ़ के वो 4 चीजों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस का अपना मटेरियल है, आप कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो विजन आईएएस का अपना एक क्लासरूम मटेरियल है, विश्वास करिए बहुत रिसर्च करके बना है, ठीक है, मतलब इतना करके बना है कि आपकी जरूरतें बहुत अच्छे से पूरी हो पाएंगी। क्लियर है? तो वो 4 बुकलेट है, 4-5 बुकलेट है, उसको अच्छे से पढ़िए, और उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। बैलेंस इस संदर्भ में क्रिएट किया गया है कि उसमें कॉन्सेप्ट भी है, उसमें सूचनाएं भी हैं, है ना, और अभी हाल ही में लिखा गया, तो बहुत सारी चीजें जो करंट के परिदृश्य में है उसको भी समझ करके बहुत सारे कंटेंट को रिवाइज किया गया। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छे शानदार स्थिति में होंगे कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन का डिमांड है उसको आप पूरा कर पाएंगे। इसको पढ़िए, थोड़ा सा बल्कि है, मतलब थोड़ा सा व्याख्या खूब का किया गया है, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पढ़ना समस्या नहीं है, है ना। अध कचड़ा या कम पढ़ना और फिर निर्णय तक पहुंचना, वो गड़बड़ वाली स्थिति। अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने में जो समय लगेगा, उसके बाद 3-4 बार उसी को दोहराइए, आप एक शानदार स्थिति में होंगे, एक अच्छी स्थिति में होंगे भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक मटेरियल है, मैं इसको थोड़ा सा और व्याख्या करता हूं ताकि आपको और समझ में आए। देखिए, जब भी यूपीएससी सवाल बनाता है ना, जब भी क्वेश्चंस बनाता है, तो हमेशा स्तरीय चीजों से सवाल बनाता है। क्यों सवाल बनाता है? तो मैंने क्लास में कई बार बोला है कि अंडमान और निकोबार में एक बच्चा बैठा होगा, पोर्ट ब्लेयर में, एक बच्चा ईटानगर में बैठा होगा, देश के सुदूरतम इलाके में, होगा कि नहीं। और वो अगर यूपीएससी सोच रहा होगा कि यार मेरा सपना है यूपीएससी का, तो यूपीएससी ऐसे स्रोतों से सवाल बनाए, ऐसे किताबों से सवाल बनाए जो ईटानगर में उपलब्ध हो, ऐसे किताबों से सवाल बनाए जो पोर्ट ब्लेयर में उपलब्ध हो,
या देश के दूर दराज के लेह में उपलब्ध हो, नहीं कि मुखर्जी नगर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी टीचर के नोट्स को सामने रख करके बनाए। अगर ऐसा करेगा तो अन्याय होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो अगर ऐसा करता है तो वो न्याय के आधार पे तो खरा नहीं उतरेगा। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि यूपीएससी कहाँ से बनाता है, फिर हमको उसको पढ़ने की जरूरत है। तो हमारा सारा रिसर्च उस बेस्ड पे है कि यूपीएससी अगर न्याय कर रहा है तो यूपीएससी के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स होंगी कुछ, और यूपीएससी थोड़े रिकमेंड करेगा, यूजीसी के द्वारा रिकमेंडेड बुक्स होंगी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में चलती होंगी, और देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो किताब होगी। क्योंकि अगर यूजीसी ने रिकमेंड किया है तो देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनको वो किताब खरीद करके अपने लाइब्रेरी में रखना पड़ेगा। तो अवेलेबल हो गया, एसेसिबल हो गया, और लाइब्रेरी में है तो एफोर्डेबल भी हो गया। आपने क्या किया, महीने भर के लिए इशू कराया, मन किया तो फोटोकॉपी कराया, और करा के आपके पढ़ने की स्थिति हो गई। ऐसे मटेरियल से यूपीएससी को सवाल बनाना चाहिए, तब न्याय के सिद्धांत पे खरा उतरेगा कि नहीं? तो आपका मटेरियल क्या होना चाहिए? उस पार्टिकुलर रिसोर्स के साथ मैच करना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छी स्थिति में होंगे। तो हमने ये जो मटेरियल बनाया है, इसलिए मैं कह रहा था कि जो मटेरियल बनाया है उसको इस बात का ध्यान रखा है कि वो स्तरीय चीजों से, है ना, हम अपने हिसाब से, मतलब अपनी जहां जहां पर व्याख्या यूजीसी ने नहीं किया, उस किताब में व्याख्या नहीं हुई, हमने उसकी व्याख्या की ताकि आप उसको समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। जैसे एक किताब का नाम सुने होंगे ना, जीसी लियोंग की किताब है ना? ये जो जीसी लियोंग की किताब है, ये किताब हिंदी में उपलब्ध नहीं है, केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। तो हमने ट्रांसलेट कर दिया। सवाल यूपीएससी पूछता है, और जहां जहां उस चैप्टर को जहां जहां इंटीग्रेट करना था वहां पर इंटीग्रेट कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि वहां से हर साल सवाल आता है, हर साल सवाल आता है तो पढ़ा जाना चाहिए। अब पढ़ा जाना चाहिए तो प्रॉब्लम क्या था? ट्रांसलेशन का। कर दिया ट्रांसलेशन, है ना, और ट्रांसलेट करके अपने हिसाब से जहां जहां इंटीग्रेट करना था कर दिया। स्तरीय मटेरियल है, क्लियर है? तो इसलिए विजन का जो मटेरियल है वो शानदार है, पढ़िए उसको। और बाकी जो नई चीजें हैं, कुछ करंट का अपडेट है, जहां जहां समझाने और व्याख्या करने की जरूरत है, वो सब तो हम क्लास में करते रहेंगे, है ना, उन सब की चर्चा आगे होती रहेगी। ये 3-4 पक्षों के बारे में मुझे आपसे चर्चा करना था, क्लियर है? अगर आपका कोई सवाल हो भूगोल के संदर्भ में तो पूछ लें, नहीं तो नवाब सर आएंगे आपके साथ, आइए और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना तो चाहिए एक बार, ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा जाना चाहिए। और बाकी जब हम क्लास करेंगे, जैसे मान लेते हैं, सपोज करें हमने पर्वत वाली क्लास की, सपोज करिए, तो पर्वत वाला क्लास मान लीजिए कि आपने किया, क्लास में हुआ, और पर्वत वाला क्लास करने के बाद आप घर जाइए और एक बार एनसीईआरटी पढ़िए और देखिए कि सर ने जो चर्चा किया पर्वत का, एनसीईआरटी की सारी बातें आई, प्लस एनसीईआरटी में जो बात नहीं है क्या वो भी आई, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए। और 2-3 बार अगर आप ऐसा करें, पॉलिटी मतलब ऐसा ही करके 3-4 चैप्टर कर लीजिए, भूकंप का, ज्वालामुखी का, अलग अलग सब चीज तो हम कराएंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी की बातें कवर हुई प्लस एडवांस हुआ कि नहीं। और बार बार आंसर यस आए तो, कि यह हमारा जो मटेरियल है उसमें एनसीईआरटी की बातें भी हैं और प्लस एडवांस भी हो, बार बार आंसर यस यस आए कि एनसीईआरटी वाली चीजें भी हैं प्लस एडवांस है, एनसीईआरटी वाली चीजें भी हैं एडवांस है, तो क्या एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ा जाना चाहिए? फिर ये हम कह रहे हैं कि खुद जज करिए, इसका जजमेंट खुद करिए। जब क्लासें होंगी तो खुद करिए, खुद करेंगे तो कर सकते हैं ना। हम चाहते हैं कि खुद इसलिए करिए ताकि बाद में कोई ये नहीं कहे एनसीईआरटी नहीं पढ़े क्या, है ना, तो आप कह सकते हैं विजन नहीं पढ़े क्या, लेवल रीच करा दीजिए, लेवल ही बढ़ा दीजिए ना, है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है वो आत्मविश्वास होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें से ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। लेकिन ये आत्मविश्वास कब आएगा? जब आप उसकी टेस्टिंग कर लेंगे ना खुद से। तो कुछ चैप्टर्स की टेस्टिंग करिएगा, कर करके खुद ही आंसर मिल जाएगा आपको, फिर आप ये सवाल मुझसे करेंगे ही नहीं। और कोई सवाल? ठीक है, जब तक स्किप होगा तब तक बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये जो दिमाग है ना, इसको भूलने की बीमारी बहुत है, और अच्छी चीजें जल्दी भूल जाता है ना। जब काम की चीज होगी ना, जैसे आप बगल में बैठे हैं, लड़ाई हो जाएगा ना, 6 महीना ध्यान रखेंगे, है ना, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये नेगेटिव माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ता है कि अगर एक छोटी सी कोई बात हो जाएगी ना तो पता चला कुर्सी बदल के वहां बैठ गए,
और अगले 6 महीने तक बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? वो छोटी सी बात। और अच्छी वाली जो बात होगी ना, कल पूछेंगे भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज कुछ चक्रवात की चर्चा की है, कुछ चक्र से कल पूछेंगे नहीं, और बोलेंगे लड़ाई हुआ था, हाँ हाँ हुआ था। 6 महीने ध्यान रहेगा, 8 महीने। तो इस दिमाग को ना थोड़ा बहलाना फुसलाना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है। और देखिए सिंपल सा बात है, कोई चीज अगर आप भूलते हैं ना तो उसका आंसर है रिवीजन ही। क्लियर है? उसका आंसर कोई दूसरा चीज नहीं है, उसका आंसर रिवीजन ही। यानी कि जब भी आप भूलें तो बस उसका सिंपल सॉल्यूशन है, इतनी बार पढ़ जाऊंगा, इतनी बार पढ़ जाऊंगा ना कि भूलने का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। वो है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है पत्थर पे पड़त निशान। तो रस्सी पत्थर को काट देता है। तो ये जो मेमोरी है ना, बार बार रिवीजन करके आप कितना भी भूल जाने की कोई भी चीज हो, उसका ओवरकम करने का तरीका ही यही है। और जितने भी टॉपर्स है ना, आप उनसे पूछेगा एक बार पढ़ के बने हो, सब बताएंगे कम से कम 4 से 7 बार का रिवीजन किए। यानी कि कितना भी बड़ा कोई भी टॉपर हो, कितना भी उसका आईक्यू लेवल ज्यादा हो, जब तक 4 से 7 बार इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं करेगा ना, तब तक एग्जामिनेशन में सफल होना संभव नहीं है। तो हम 1 बार से 2 बार में सोचते हैं ना कि यार 2 बार में तो सब हो जाएगा, और जब 2 बार नहीं होता है तो लगता है कि कुछ कमी है। कमी कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे ही आप चौथी 5वीं बार पहुंचेंगे, आपको लगना पड़ेगा कि 5वीं पर बस पन्ना पलट रहे होंगे। वो एक लेवल आता है, वो स्तर आता है। लेकिन उस स्तर तक जाने के लिए वही बता रहे जो एग्जाम्पल दिए थे, दूध से मक्खन निकालने वाला, या वो जो है ना, अगर मेहंदी से रंग नहीं निकल रहा है तो और पीसना पड़ेगा। पीसना पड़ेगा का मतलब बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए एक शेर के साथ खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, ए मुसाफिर जिस जगह पे जागा है उससे कुछ आगे बढ़ के सो। चलिए नेक्स्ट क्लास में आने वाले समय में आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।